लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद से, तीसरी बार सरकार बनाने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा कर चुके हैं। पहली उनकी विदेश यात्रा थी, G7 कंट्रीज का जो सम्मेलन था उसमें वो इनवाइटी के रूप में गए थे, इटली गए थे। इटली यात्रा के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि किस तरह से कांग्रेस में परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, खासतौर से गांधी परिवार में, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऑगस्टा वेस्टलैंड डील को लेकर जो कागजात हैं, दस्तावेज हैं, जो इतने दिनों से अटके हुए हैं इटली में, इटली की कोर्ट में जो पेश किए गए थे, वो मोदी जॉर्जिया मेलोनी से जिस तरह से जो इटली के प्रधानमंत्री हैं उनके संबंध है, उसके कारण वो ला सकते हैं, मतलब लाने का रास्ता खोल सकते हैं। ये डर अभी भी बना हुआ है। मोदी इसमें सफल हुए कि नहीं ये पता नहीं है। आने वाले दिनों में पता चलेगा जब जांच एजेंसी इस मामले को आगे अदालत में बढ़ाएगी, तो उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उनकी दूसरी यात्रा रूस और ऑस्ट्रिया की हुई। रूस में व्लादिमीर पुतिन से मिलने वो यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार मॉस्को गए। अब आप देखिए जो मोदी को लेकर हो रहा है दुनिया में, अपने देश की बात नहीं। अपने देश में 2 तरह के धड़े बन गए हैं। एक मोदी विरोधियों का पहले से ही था, दूसरा मोदी समर्थकों का, जिसमें 2 ग्रुप बन गए। एक जिनको लग रहा है कि 10 साल हो गए, अब आप कुछ और करके दिखाइए, जितना किया है वो नाकाफी है, उससे संतुष्ट नहीं है। उनको लग रहा है कि गति धीमी है। उनको लग रहा है कि पिछले 77 सालों में जो हुआ उसको मोदी बदल दें, उन्होंने अभी 10 साल में बदला क्यों नहीं। बहुत सी शिकायतें हैं, उनके मन में निराशा भी है, कुछ नाराजगी भी है। कुछ नाराजगी जो है वो वाजिब है, कुछ गैर वाजिब भी है, हर तरह की नाराजगी है। मुश्किल ये है कि नरेंद्र मोदी 2014 में जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो लोगों की आकांक्षाओं के हिमालय पर्वत के सामने खड़े हैं, और 10 साल होने के बाद अब उनका कद छोटा लगने लगा है, क्योंकि लोगों की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप लोगों को लग रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। उन्होंने जो हासिल किया है उतने से लोग संतुष्ट नहीं है, और चाहिए, ये दिल मांगे मोर। और प्रधानमंत्री को ये करना पड़ेगा, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने जितनी लोगों की आकांक्षाएं बढ़ा दी हैं, जितनी लोगों की इच्छाएं बढ़ा दी हैं, उसके बाद उनको डिलीवर करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो उनको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे लोगों को लगे कि हाँ, ये सरकार सचमुच जिस वादे पर आई थी, जिस उम्मीद के साथ आई थी, वादे से ज्यादा उम्मीद, जिस उम्मीद के साथ आई थी उस उम्मीद के अनुरूप काम कर रही है। तो जितना परफॉर्म करते जाएंगे नरेंद्र मोदी, उनसे अपेक्षा उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकारों और उनके रणनीतिकारों को लगे कि ये जो हासिल कर लिया है इससे लोग खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो वो होने वाला नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा यही बताता है। अब तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने 5 साल जो मुफ्त राशन की योजना बढ़ा दी चुनाव से पहले ही, वो गलत किया उन्होंने। उनको इस मामले में कांग्रेस से सीखना चाहिए था कि हमेशा गाजर लटकाए रखो, देंगे, लोग उम्मीद में रहे कि मिलेगा, और इस आशंका में भी रहे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां तो आपने पहले ही आश्वस्त कर दिया, अगले 5 साल तक के लिए आश्वस्त कर दिया। तो जिनको मिल रहा था उनको लगा कि अब ये 5 साल तो कोई रोक नहीं सकता है, सरकार बदल गई तब भी मिलता रहेगा। तो ये सरकार आए ना आए, हमारे मुफ्त राशन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये सब बातें चुनाव के दौरान और चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुत हो चुकी है। मैं उनकी विदेश यात्रा पर बात कर रहा हूं, जिस तरह से दुनिया उनको देख रही है। देखिए, अमेरिका में इसी समय एक नेटो कंट्रीज की एक बैठक चल रही है। अब आपको मालूम है कि नेटो क्या है और वो कितना महत्वपूर्ण है दुनिया में शक्ति संतुलन की स्थापना में, या शक्ति का वर्चस्व अमेरिका यूरोप का बनाए रखने के लिए उसकी क्या भूमिका है। तो उसमें ज़्यादातर जो है बड़े देश शामिल है, विकसित देश शामिल है, जो सैन्य रूप से बहुत सक्षम है, टेक्नोलॉजी में बहुत सक्षम है, ऐसे देश शामिल है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, ऐसे देश शामिल है। तो उनका एजेंडा क्या होना चाहिए? उनका एजेंडा जो भी होना चाहिए, लेकिन एजेंडे पर है क्या? उनके एजेंडे पर मोदी पुतिन मुलाकात है। आप इससे उसके महत्व का अंदाजा लगाइए। भारत एक समय तक, बल्कि लंबे समय तक, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और पीवी नरसिम्हा राव तक भी, और कहूंगा कि काफी हद तक अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी, नॉन अलाइंड की नीति पर चलता रहा, गुटनिरपेक्षता की नीति पर, कि हम किसी एक ब्लॉक के साथ नहीं जाएंगे, किसी एक महाशक्ति के साथ नहीं जाएंगे। उसका भारत को बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान उठाया भारत ने अमेरिका से दूर रहने का। रूस से दोस्ती का फायदा हुआ, लेकिन अमेरिका से दूरी का नुकसान उससे ज्यादा हुआ। लेकिन अब तो वो बात बीत चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो नॉन अलाइंड की बजाय मल्टी अलाइंड की है, कि अलग अलग देशों से, जिनके हित आपस में हो सकता है टकराते हों, जिनके हित हो सकता है हमसे मिलते ना हो, उनसे भी सबसे संबंध बनाकर रखिए।
उसका फायदा मिलेगा। आप किसी एक के साथ न रहिए। नॉन अलाइन का मतलब यह नहीं है कि आप किसी के साथ नहीं रहेंगे। मल्टी अलाइन का मतलब है कि आप बहुत से देशों के साथ रहेंगे। यूरोप इस समय और अमेरिका भी कुछ हद तक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, खासतौर से यूरोप। ये जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था जो है वो संकट में है। वहां एनर्जी के दाम कई कई गुना बढ़ गए। अब आप देखिए भारत ने क्या किया। भारत ने इस आपदा को अवसर में बदला और यह काम मोदी ने किया। रूस से संबंध का, पुराने संबंधों का फायदा उठाया। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं रूस पर, कई यूरोपीय देशों ने भी लगाए हुए हैं। इसके बावजूद सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम खरीदा रूस से और तेल का आयात किया। और एक तरह से बिना ये घोषणा किए हुए उन्होंने यूरोप की इकॉनमी को भी एक हद तक बचाया। क्यों? भारतीय कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदा, उसको रिफाइन करके यूरोप के देशों को बेचा, जिससे उनको अपने यहां एनर्जी के दाम आसमान छूने से रोकने में मदद मिली। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को और खस्ता हाल होने से रोकने में भारत की मदद रही। मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने देश में तेल का दाम कम बढ़ने का मतलब है पूरी अर्थव्यवस्था जो है डामाडोल। अगर रूस से दोस्ती और पुतिन से दोस्ती के कारण मोदी ने कच्चा तेल सस्ते में न खरीदा होता तो आज महंगाई आसमान छू रही होती और देश में हाहाकार मचा हुआ होता। ये सब नहीं हुआ, लेकिन इस सब की ओर हमने कोई ध्यान नहीं दिया। वो अंग्रेजी की एक कहावत है, डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। हम वही काम कर रहे हैं। ये जो सीटें कम हुई, वोट कम हुए, मोदी के नाम पर वोट मिलना कम हुआ 2024 में, ये इसी सोच का नतीजा है। एक बात आचार्य रजनीश ने कही थी। उन्होंने जो है जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद साहब और बहुत से लोगों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पैगंबर अपने घर में नहीं पूजे जाते। भगवान के लिए ये मत समझ लीजिएगा कि मैं नरेंद्र मोदी को पैगंबर कह रहा हूं या ईश्वर कह रहा हूं या कोई दैवी शक्ति कह रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पैगंबर की जगह आप शब्द रख लीजिए अचीवर। मोदी ने जो 10 साल में अचीव किया है, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर, आज उसी की बात कर रहा हूं इसलिए उसी की बात करूंगा, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ है, इस बात को समझिए। दुनिया में भारत की जो स्टैंडिंग है उसमें कितना बदलाव हुआ है, इसके बारे में सोचिए। तो नेटो की बैठक में चिंता जिस विषय पर ज्यादा चर्चा हुई वो है मोदी और पुतिन की मुलाकात। पूरा अमेरिका और यूरोप उसकी निगाहें लगी हुई थी मोदी पुतिन की मुलाकात पर। और मोदी ने ऐसा नहीं है कि वहां जाकर कुछ रूस को या प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को खुश करने वाली बात कही। बच्चों के अस्पताल पर जो हमला हुआ उसकी निंदा की और उन्होंने कहा युद्ध के समय जब गोला बारूद फटता हो, गोलियां चलती हों, तब शांति वार्ता नहीं हो पाती, सुनाई नहीं देती। यही बात उन्होंने नवाज शरीफ से 2014 में कही थी। गोलियों के शोर में आवाज सुनाई नहीं देती। और फिर उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। तो एक तरह से अमेरिका और यूरोप को आश्वस्त करने वाली बात भी कही है कि भारत पूरी तरह से किसी भी हालत में रूस के साथ है, ऐसा नहीं है। अब उसका असर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के स्टेचर का असर आप देखिए। आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से दोनों देशों का जो एयर स्पेस है एक दूसरे के लिए बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉस्को से ऑस्ट्रिया जाना था। यूक्रेन ने युद्ध चल रहा है उसके बावजूद अपना एयर स्पेस भारत के प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए खोल दिया। इस तरह की घटना पहले आपने कब सुनी थी? तो मोदी की अचीवमेंट से संतुष्ट आप भले न हो, भले मत होइए, और की मांग करते रहिए, ये सही है, लेकिन जो अचीव किया है उससे इनकार मत कीजिए, उसके महत्व को समझिए। आज यूरोप में चर्चा और चिंता इस बात पर है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीतकर आ गए तो क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतकर आएंगे तो एक बात जिसकी संभावना बहुत ज्यादा लग रही है कि वो यूक्रेन को हथियार और पैसा देना बंद कर देंगे। ये युद्ध भले ही यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा हो, लेकिन वास्तव में ये युद्ध यूरोप, अमेरिका और रूस के बीच में हो रहा है। इसका मकसद था रूस की इकोनॉमी को चौपट करना, और रूस की इकोनॉमी के चौपट होने का मतलब था कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो सत्ता से बाहर चले जाएंगे। हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत ने जिस तरह का स्टैंड लिया उसने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, पुतिन और मजबूत हो गए। भारत ने रूस से तेल खरीदा, फर्टिलाइजर खरीदे, दूसरे हथियार खरीदे, दूसरी चीजें खरीदी,
और रूपी रूबल में ट्रेड का रास्ता खोला। उस सब के कारण अमेरिका और यूरोप को जो उम्मीद थी कि रूस की इकॉनमी जो है बहुत जर्जर हो जाएगी, वैसा हुआ नहीं। इसका ठीक उल्टा हुआ। यूरोप इकॉनमी पर इस युद्ध का बहुत बड़ा असर पड़ा। अब व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास न तो पैसा है, न हथियार है और न सैनिक बचे हैं, हम युद्ध लड़ें कैसे। यूरोप के देश बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं इस युद्ध पर, लेकिन जो नतीजा आ रहा है उसका नुकसान उनको ज्यादा हो रहा है, कोई फायदा दिख नहीं रहा है। तब उनके सामने प्रश्न है कि इसको कितने दिन चलाएं, और नहीं चलाएं तो क्या करें। तो ऐसे में इस युद्ध को रोकने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, ये यूरोप के देशों का और अमेरिका का भी मानना है। अब वो भूमिका निभाने के लिए उनको ये दायित्व दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, आगे क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि चाहे वो जेलेंस्की हो चाहे पुतिन हो, दोनों मोदी की बात सुनने के लिए तैयार हैं। आपस में युद्ध लड़ रहे दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी एक व्यक्ति की बात सुनने को तैयार है पूरी दुनिया में, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, ये बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये बात भारत की है। ये भारत की बढ़ती ताकत का असर है, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे सर्विसेज के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे डिफेंस सिस्टम और डिफेंस प्रोडक्शन में बढ़ती हुई प्रगति जो है हो रही है उसका असर हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर के रूप में स्वीकार्यता, इन सब का मिला जुला असर है। लेकिन भारत में खासतौर से विपक्षी दल जिस भाषा का, जिस गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए करते हैं, मैं कहूंगा दुनिया के ग्लोबल लीडर के लिए करते हैं, वो बड़ी शर्मनाक है। आप विरोध करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको भाषा की मर्यादा तो याद रखनी चाहिए कि आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोल रहे हैं। और देखिए दुनिया भर के देश, ऑस्ट्रिया में उनके राष्ट्राध्यक्ष किस तरह से जो है उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए जो है आतुर थे। किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष उनका पैर छूने के लिए तत्पर है। इटली में क्या हुआ सबने देखा, रूस में क्या हुआ ये भी देखा, और जिन देशों में वो गए हैं पिछले 10 सालों में, उनमें मोदी का किस तरह से स्वागत हुआ और किस तरह का सम्मान मिला उनको। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी उम्मीद, अपनी अपेक्षा का स्तर भी बढ़ाते रहना चाहिए। इससे सरकार पर दबाव रहता है। सरकार को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि उसने जितना कर दिया है वो बहुत कर दिया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मोदी से असंतुष्ट होना, नाराज होना, दुखी होना, यह सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन इन 10 सालों में देश ने जो अचीव किया है उस पर पानी मत फेंकिए, उसे भुलाने की कोशिश मत कीजिए, उसके महत्व को कम करने की कोशिश मत कीजिए। नुकसान किसी और का नहीं, हमारा, आपका और देश का होगा। जरा कल्पना करके 1 मिनट के लिए देख लीजिए, जब भी मोदी पर आपको गुस्सा आए तो एक बात की कल्पना कीजिएगा कि अगर आज केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार होती और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो देश की और आपकी क्या दशा होती। अगर आप पिछले अनुभवों से सीखकर इसकी कल्पना कर सके तो आपके मन में डर होना चाहिए कि भगवान न करें ऐसी स्थिति कभी आए। जिस तरह का एजेंडा कांग्रेस पार्टी उसके साथी दल चला रहे हैं वो कम से कम कोई और कुछ भी हो देश के हित में तो नहीं नजर आता। तो इसलिए फैसला लेने से पहले सोच विचार कर फैसला लीजिए। जल्दबाजी में, गुस्से में, अधीरता में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। सोच समझकर फैसला लें, किसी के पक्ष में लें या किसी के विरोध में लें, लेकिन ऐसा फैसला न लें कि उसको लेने के बाद आपको पछताना पड़े। इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।